हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो आइए बात करते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की। अब देखिए, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का कहना था कि हमारा जो मेटल होता है, ये हो गया हमारा मेटल और ये हो गया लिगेंड। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का कहना था मेटल और लिगेंड के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रेजेंट होता है, ऐसा कहना था क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का। देखिए इसके कुछ मेन पॉइंट्स, जैसा कि फर्स्ट है हमारा, अकॉर्डिंग टू दिस लिगेंड्स आर कंसीडर्ड एज पॉइंट चार्ज एंड पॉइंट डाइपोल। इसका मतलब क्या, जो हमारा लिगेंड होता है ये जनरल या तो निगेटिव वाला हो सकता है, ऐसे लिगेंड जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज हो, एनायनिक लिगेंड कहलाएगा। तो लिगेंड या तो हमारा निगेटिव हो सकता है या तो लिगेंड हमारा न्यूट्रल हो सकता है, जिसके ऊपर कोई चार्ज ना हो। अब जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम होता है, इनके बीच होता है पॉजिटिव का चार्ज, और इस सेंट्रल मेटल और ये जो निगेटिव लिगेंड है, इनके बीच जो होता है अट्रैक्शन होता है, और दो अपोजिट चार्ज के बीच जो अट्रैक्शन होता है, इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब देखिए यहां पर चूंकि कैटायन और एनायन के बीच अट्रैक्शन होगा, लेकिन कुछ हमारे लिगेंड जो कि न्यूट्रल होंगे, तो उनमें ये अट्रैक्शन डाइपोल की वजह से आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे हमने न्यूट्रल लिगेंड लिया H2O, ये अब इसमें पोलरिटी आएगी लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। तो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव पे पार्शियल का पॉजिटिव और मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पे पार्शियल का निगेटिव। अब ये जो हमारा निगेटिव लिगेंड है, इस पे डाइपोल की वजह से निगेटिव चार्ज आया, और ये निगेटिव और ये पॉजिटिव के बीच फिर से अट्रैक्शन, जिसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहां तक आपको बात समझ में आ रही होगी कि CFT के अकॉर्डिंग मेटल और लिगेंड के बीच जो होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रेजेंट होता है। सेकेंड पॉइंट, between metal and ligand strong electrostatic force is present, और यही है हमारा CFT की ड्रॉबैक। क्योंकि जब कैटायन और एनायन के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है प्रेजेंट होता है, तो हमारा आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो जो हमारा कनेक्शन है यहाँ पर वो आयनिक, ऐसा कहना था CFT का, जो कि हमारा क्या है, ड्रॉबैक है। अब देखिए थर्ड पॉइंट, एनर्जी ऑफ d ऑर्बिटल रिमेन सेम इन फ्री मेटल एटम आर कॉल्ड डीजनरेटेड ऑर्बिटल। अब देखिए ये क्या होता है डीजनरेटेड ऑर्बिटल। तो ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम हो, हम उस टाइप के ऑर्बिटल को बोलते हैं डीजनरेटेड ऑर्बिटल। यहां पर हम देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया D सबसेल, तो ये हो गया D सबसेल। D सबसेल में हमारे जो डब्बे होंगे वो होंगे 5। तो ये हो गया हमारा 1 ऑर्बिटल, ये 2 ऑर्बिटल, ये 3, ये 4 और ये 5 ऑर्बिटल। अब इन पांचों की एनर्जी हमारा सेम है, तो इस टाइप के ऑर्बिटल को हम बोलेंगे डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स। क्लियर है। अब इसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट है, व्हेन लिगेंड सराउंडेड मेटल। जब मेटल के सराउंड लिगेंड आएगा, देन डीजनरेंसी ऑफ d ऑर्बिटल लिफ्टेड। तो हमारा d ऑर्बिटल की जो डीजनरेंसी होगी वो खत्म हो जाएगी, एंड दे स्प्लिटेड इनटू T2g एंड Eg ऑर्बिटल। तो मैं आपको अभी बताने वाला हूं
T2G होता क्या है, EG क्या होता है, डिजनरेंसी कैसे ख़त्म होती है, आइए उसको हम देखते हैं। अब देखिए ये हो गया हमारा D सब सेल और इसमें हमारे D जो सब सेल है इसमें हमारे 5 ऑर्बिटल होते हैं। अब ये 5 ऑर्बिटल हैं, फर्स्ट इसको बोलेंगे हम DXY, सेकेंड इसको हम बोलेंगे DYZ, थर्ड इसको हम बोलेंगे DZX, इसको हम बोलेंगे DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और फिफ्थ D का Z स्क्वायर। ये D सब सेल, इसके अंदर 5 ऑर्बिटल ये। अब जो हमारा D सब सेल होता है उसके अंदर जो 5 ऑर्बिटल होते हैं उनका ओरिएंटेशन जो होता है वो डिफरेंट होता है। आइए उसको हम देखते हैं। ये हो गया हमारा X एक्सिस, ये हो गया हमारा Y एक्सिस। अब देखिए ये D जो होता है डबल नंबर होता है, तो ये इसको हम बोलेंगे DXY। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारा DYZ, X इसको Y एक्सिस मान लिया, इसको Z एक्सिस मान लिया और ये हो गया हमारा DYZ। इसके बाद नेक्स्ट हमने लिया DZX, तो इसको X इसको Z और ये हो गया हमारा DZX। अब देखिए ये जो हमारे DXY, DYZ और DZX होंगे, ये जो होंगे इनका जो लोब होगा वो ये एक्सिस के जो होगा वो बीच में होगा। जैसा कि हमारा X एक्सिस, ये Y एक्सिस और इन एक्सिस के बीच में लोब है। यहाँ पर भी देखने को मिल रहा, यहाँ पर भी देखने को मिल रहा। तो हम बोल सकते हैं जो लोब्स हैं हमारे बिटवीन द एक्सिस, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन फिल होने की बात होगी तो यहाँ पर ये पूरा 90, तो ये हो जाएगा आपका 45, तो 45 डिग्री पे इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। इसको हम बोलेंगे नॉन एक्सियल और इसी को हम T2G के नाम से जानते हैं। T2G का मतलब ट्रिपली डिजनरेटेड, ये हमारे T2G। अब इसके बाद बचा क्या हमारा DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड D का Z स्क्वायर। तो ये है हमारा D का X स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब देखिए X स्क्वायर ये X के अलॉन्ग, Y स्क्वायर ये Y के अलॉन्ग, तो इसको बोलेंगे DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है D का Z स्क्वायर। तो ये एक्सिस है हमारा Z, यहाँ पर ये हमारा एक्सिस X था, ये Y था, ये हमारा एक्सिस Z है और DZ स्क्वायर मतलब Z एक्सिस के अलॉन्ग, तो ये हो गया। अब हमको पता है कि ये हमारा X एक्सिस, ये Y एक्सिस और ये Z एक्सिस तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये DZ स्क्वायर, तो ये Z एक्सिस के अलॉन्ग। अब ये हमारा X हो गया और अगर हम Y की बात करते हैं तो इसको हम ले लेते हैं Y एक्सिस। अब
एक्स और वाई एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन का एक रिंग जो होता है स्फेरिकली यहाँ पर मूव करता रहता है, गोल गोल घूमता रहता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का एक रिंग। ओके, इसके बारे में डिटेल में केमिकल बॉन्डिंग में नोडल प्लेन, नोडल सरफेस बहुत सारे बात करेंगे। चलिए, तो ये हो गया हमारा डी का जेड स्क्वायर। अब जो हमारे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है और जो डी जेड स्क्वायर है, इसका जो लोब है वो एक्सिस के अलॉन्ग है। जैसे ये y, ये x, तो एक्सिस के अलॉन्ग, ये z, तो z एक्सिस के अलॉन्ग। तो यहां पर हम बोल सकते हैं लोब्स along the एक्सिस। अब ये जो हमारे दोनों हैं, ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी का जेड स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं एक्सियल, और इसी को हम बोलेंगे ईजी। ओके, तो जो हमारे ये तीन है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, ये हमारे तीनों जो होते हैं नॉन एक्सियल, और इसी नॉन एक्सियल को हम बोलते हैं T2G। और ये दोनों जो हैं हमारे, ये हैं एक्सियल और इसको हम बोलते हैं EG। EG का मतलब यहाँ पर डबली डीजनरेटेड। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका है। ओके, आइए हम बात करते हैं स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की। मींस जो हमारा डी ऑर्बिटल होगा ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिट कैसे होगा, इसकी बात करते हैं। तो कुछ बेसिक पॉइंट देखते हैं पहले। देखिए, ये हमारा है मेटल और ये हमारा सेंट्रल मेटल एटम डी ब्लॉक से बिलोंग करता है और ये बिल्कुल फ्री है, तो इसको हम बोल सकते हैं फ्री सेंट्रल मेटल एटम ऑब्लिक आयन। अब देखिए, इसमें हमारे डब्बे होंगे 5 डब्बे होंगे और इन पांचों की एनर्जी सेम होगी। तो ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम होती है हम बोलते हैं उसको डी जनरेटेड ऑर्बिटल। ओके, अब अगर हम बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल की, तो ये हमारा ऑक्टाहेड्रल यही होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऑक्टाहेड्रल। ओके, अब देखिए जो हमारा ये मेटल है ऑक्टाहेड्रल के केस में, अब जब इससे लिगेंड हमारा कंबाइंड होगा तो अकॉर्डिंग टू CFT इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा प्रेजेंट होगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है हमारा वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जब इसके साथ कंबाइंड होगा तो ये आपका बिल्कुल ये स्फेरिकली, ये जो है आपका स्फेयर के फॉर्म में, मीन्स चाहे इधर से चाहे इधर से कहीं से कंबाइन करो, इसको डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा, ओनली डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। तो जब अब लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन लेकर इस मेटल के पास पहुंचेगा तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं इनके बीच जब ये इससे कंबाइंड होगा तो स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड, ये हाइपोथेटिकल है, क्लियर ना, स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड, ये हाइपोथेटिकल है। तो यहां जब हमारा मेटल के साथ लिगेंड कंबाइंड हुआ तो एनर्जी इन डब्बों की ज़्यादा हो गई, थोड़ी बढ़ गई। ओके, यहां तक क्लियर है। अब देखिए, हमें पता है कि जो हमारा मेटल होता है इसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं और उनका जो ओरिएंटेशन होता है, ओरिएंटेशन का मतलब होता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो जो उनका ओरिएंटेशन होता है
वो आपका डिफर होता है, क्योंकि इसमें एक होता है हमारा एक्सियल और दूसरा होता है नॉन एक्सियल। 5 डब्बे, एक्सियल, नॉन एक्सियल। ओके, अब जो हमारा एक्सियल होता है इसको हम बोलते हैं ईजी और नॉन एक्सियल को बोलते हैं T2G। एक्सियल को बोलते हैं ईजी और ईजी वाले हमारे एक्सियल जो हैं इनमें से एक ही हम एग्जांपल ले लेते हैं dx² - y² का। तो ये हमारा हमने ले लिया dx² - y² वाला। अब जब ये लिगेंड मेटल के पास पहुंचेगा तो होगा क्या, इसके पास 5 डब्बे होंगे और उनका ओरिएंटेशन जो होगा डिफर होगा। और डिफर होने के कारण जब लिगेंड एक्सियल वाले के सामने होगा, क्लियर, तो इसके लोब में इलेक्ट्रॉन और इसके पास इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या होगा, रिपल्सन। और यहाँ पर जो है आपका रिपल्सन जो होगा वो ज़्यादा होगा, तो फिर एनर्जी जो होगी ज़्यादा हो जाएगी। रिपल्सन ज़्यादा तो एनर्जी ज़्यादा। अब नॉन एक्सियल, तो नॉन एक्सियल में हमने तीनों में से कोई एक ले लो, dxy या dyz dzx। ओके, ये है हमारा लोब बिटवीन द एक्सिस और ये लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन लाया और यहाँ पर लोब देखिए, यहाँ पर जो है, यहाँ पर बिल्कुल फ्रंट पे इनका जो है, यहाँ पर रिपल्सन ज़्यादा है, बिल्कुल आमने सामने पड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ये आमने सामने तो है नहीं इसके। यहाँ पर रिपल्सन जो होगा आपका, रिपल्सन कम हो जाएगा। ओके, बिल्कुल इसके सामने पड़ता, जैसे यहाँ पड़ रहा तो रिपल्सन बढ़ता, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा तो रिपल्सन घट जाएगा। तो फिर एनर्जी जो होगा आपका वो भी घट जाएगी। तो जब लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन लेकर मेटल के पास पहुंचेगा तो इसके पास 5 डब्बे होते हैं डी के और उनका ओरिएंटेशन अलग अलग होने के कारण ये स्प्लिट कर जाएगा। किसमें स्प्लिट करेगा, ईजी और T2G में। तो ये हो गया आपका ईजी और ये हो गया आपका T2G। T2G में 3 डब्बे dxy dyz dzx और इसमें 2 डब्बे dx² - y², d का z²। चूंकि एक्सियल थे, रिपल्सन ज़्यादा तो इनकी एनर्जी ज़्यादा, तो एनर्जी ज़्यादा तो इनको ऊपर रखे हैं, और यहाँ पर रिपल्सन कम T2G वाले केस में तो एनर्जी कम, तो हम इसको नीचे रखें। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही होगी। तो हम बात कर रहे थे स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स और मैंने इसके जो है बिल्कुल बेसिक चीज़ें आपको बताई। तो यहाँ पर अब इसका डायग्राम देख लो आप। ये है आपका, यहाँ पर है आपके d के 1 2 3 4 5, ये है हमारा, यहाँ पर है फ्री सेंट्रल मेटल एटम ऑब्लिक आयन और इनकी एनर्जी यहाँ पर सेम, तो इसको बोलेंगे डी जनरेटेड ऑर्बिटल। अब देखिए ये जो है आपका यहाँ पर हमारा 1 2 3 4 5। अब देखिए मेटल के साथ जब लिगेंड कंबाइंड होगा तो एनर्जी जो होगी वो बढ़ जाएगी। तो ये आपके 5 डब्बे और इनकी एनर्जी बढ़ गई। ओके, इसको हम बोल रहे थे स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड। अब हमको पता है कि इन डब्बों की ओरिएंटेशन डिफर होती है, तो इसीलिए ये स्प्लिट कर जाएंगे और ये हमारे स्प्लिट करेंगे Eg और T2G में। तो ये हमारे Eg और T2G में स्प्लिट कर गए। इसको हम बोलेंगे बेरी सेंटर
इसको हम बैरीसेंटर बोलेंगे। अब यहाँ पर हमारी एनर्जी बिल्कुल जीरो और यहाँ इसके ऊपर एनर्जी बढ़ेगी और इसके नीचे हमारी एनर्जी घटेगी। तो यहाँ से यहाँ तक जितना ज़्यादा होगा, यहाँ से यहाँ तक उतना कम होगा। यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही होगी। अब Eg और T2g दोनों के बीच का जो एनर्जी का डिफरेंस होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक इनके बीच Eg और T2g के बीच जो एनर्जी का डिफरेंस होगा उसको हम बोलेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। हम पढ़ रहे हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डेल O फॉर ऑक्टाहेड्रल। ओके, होता क्या है, तो हम कहेंगे कि Eg और T2g के बीच जो एनर्जी का डिफरेंस है इसको हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बोलते हैं और इसको इंडिकेट करते हैं डेल O, मीन्स डेल ऑक्टाहेड्रल। अब देखिए यहाँ पर जो वैल्यू होती है वो होती है 0.6 डेल ऑक्टाहेड्रल, ये एक की वैल्यू। ओके, तो दोनों की हो गई 0.6, 0.6, 1.2 और इसकी होती है आपकी माइनस का 0.4 ऑक्टाहेड्रल। तो इसको हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर एक की माइनस का 0.4, तो तीनों की हो गई मिलाकर माइनस का 1.2 और एक की यहाँ पर एक डब्बे की 0.6, तो दोनों डब्बे मिलकर हो गए प्लस का 1.2। तो यहाँ प्लस का 1.2 और नीचे माइनस का 1.2, तो टोटल 0। तो कह सकते हैं जितना एनर्जी ऊपर ज़्यादा होगा उतना एनर्जी नीचे कम। अब देखिए डेल ऑक्टाहेड्रल इक्वल टू 10 dQ, ये याद रखना आप, यूवी स्पेक्ट्रम से मेजर करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये फार्मूला याद रखना है, तो यहाँ पर 0.6 डेल ऑक्टाहेड्रल, या हम इसी को लिख सकते हैं यहाँ पर आपका 6 dQ और माइनस का 0.4 डेल ऑक्टाहेड्रल, या यहाँ पर हम लिख सकते हैं माइनस का 4 dQ। तो यहाँ पर आपका माइनस का 4 dQ, माइनस का 4 dQ, माइनस का 4 dQ, तो माइनस का 12 और यहाँ पर प्लस का 6 dQ, तो यहाँ पर आपका प्लस का 12। तो बात समझ में आ रही होगी आपको, क्लियर है। आइए हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। और जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो डिपेंड करेगा दो फैक्टर के ऊपर। फर्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी और सेकेंड पढ़ेंगे पेयरिंग एनर्जी। तो पहले हम बात करेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन बनाएंगे और उसके बाद हम पेयरिंग एनर्जी जो है इसको देखेंगे। तो देखिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, और अगर हम बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल के केस में, तो इसका फार्मूला ये होगा हमारा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑक्टाहेड्रल के केस में, तो ये होगा हमारा माइनस का 0.4x प्लस का 0.6y प्लस NP। ये ऑक्टाहेड्रल के केस में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है। अब ये जो x है आपका, ये होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2g। जो T2g में इलेक्ट्रॉन होंगे वो हमारे x होंगे। जो हमने यहाँ y लिखा है, ये y है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Eg के इलेक्ट्रॉन, y से इंडिकेट किया। NP है हमारा नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर हम NP, ये NP का यहाँ मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पेयर्ड फॉर्म,
जो हमारे पेयर्ड फॉर्म में इलेक्ट्रॉन होंगे उनका नंबर है। ओके, अब एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है CFSC क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फाइंड आउट करनी है। लो स्पिन, तो लो स्पिन और हाई स्पिन काफी डिटेल में प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था। D6 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज, क्वेश्चन देखिए ये कह रहा कि D में 6 इलेक्ट्रॉन है और हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। तो हमें पता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो स्प्लिटिंग होगा Eg ऊपर T2G नीचे। अब कह रहा लो स्पिन, तो लो स्पिन का मतलब क्या है, हमारे जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये सारे पेयर्ड फॉर्म में होंगे। ओके, लो स्पिन का मतलब मैंने आपको बताया था स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, पेयरिंग करा देगा। तो नीचे ऑर्बिटल हमारे 3 हैं डी के और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर 3 ऑर्बिटल में मैक्सिमम 6 फिल हो गए हमारे। अब फाइंड आउट क्या करना है, CFSC। तो यहाँ पर CFSC फार्मूला लगाते हैं, माइनस का 0.4x प्लस का 0.6y प्लस का NP। अब देखिए यहां पर माइनस का 0.4 इंटू एक्स की वैल्यू, तो यहां पर x क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G, और T2G में हमारे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, 2, 4 और 2, 6। तो यहां पर x की वैल्यू पुट कर दिया 6 प्लस 0.6 y क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Eg, और Eg में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0। तो यहां पर हम 0 पुट करेंगे प्लस NP मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पेयर्ड फॉर्म। तो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर के फॉर्म में है, तो 1, 2, 3, तो ये 3 है। अब देखो यहां पर आपका आएगा माइनस का 2.4 और ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 3p। अब जो माइनस का 2.4 होगा वो हम ऑक्टाहेड्रल के केस में देख रहे हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा माइनस का 2.4 ऑक्टाहेड्रल प्लस 3 क्या है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो 1, 2, 3। चलिए यहां तक आपको क्लियर होगा। CFSC फॉर हाई स्पिन D4 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, कह रहा कि हाई स्पिन D4 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए CFSC की वैल्यू फाइंड आउट करो, और 4 ऑप्शन हमारे दिया है। अब देखिए D4 और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है चूंकि, तो ये हमारा स्प्लिट कर जाएगा Eg T2G में। अब हाई स्पिन की बात कर रहा है, तो जाहिर सी बात है वीक फील्ड लिगेंड होगा, पेयरिंग नहीं होगा, तो सारे इलेक्ट्रॉन हमारे अनपेयर्ड फॉर्म में होंगे। यहाँ पे क्योंकि 4 है तो 1, 2, 3, 4 मैंने फिल कर दिया। अब इसके बाद CFSC, तो CFSE, ओके, और चूंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो CFSC का ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए फॉर्मूला मैंने आपको अभी भी बताया है, माइनस का 0.4x प्लस का 0.6y प्लस का NP, ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे माइनस का 0.4 इंटू x क्या है, T2G में जो इलेक्ट्रॉन है हमारे कितने हैं, 3 प्लस 0.6 y क्या है, जो Eg में इलेक्ट्रॉन है वो है कितना, 1 प्लस NP क्या है हमारा, इलेक्ट्रॉन जो पेयर के फॉर्म में हो उनका नंबर, तो है कितना यहाँ पे, 0। अब देखिए यहाँ पर होगा आपका माइनस का 1.2
प्लस का 0.6, अब यहां पर जो है माइनस का 1.2 प्लस का 0.6, यहां पर हो जाएगा माइनस का 0.6, और चूंकि ये हम CFSE ऑक्टाहेड्रल के केस में देख रहे हैं तो ये हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल, तो ये आपका आंसर आएगा। अब चलिए ऑप्शन में देखते हैं कौन सा हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है इससे। तो देखिए हमारा पहला ही ऑप्शन मैच कर रहा, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा सही है, राइट। आइए हम बात करते हैं पेयरिंग एनर्जी का, जिसको हम P से इंडिकेट करते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन को पेयर करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसी को हम बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी, जैसा कि मैंने यहाँ इसका डेफिनेशन दे रखा है। अब इसमें हम दो कंडीशन पढ़ेंगे। कंडीशन 1, पेयरिंग एनर्जी जो होगा उसकी वैल्यू डेल ऑक्टाहेड्रल से ज़्यादा होगा। फिर पढ़ेंगे कंडीशन 2, पेयरिंग एनर्जी जो होगा इसका वैल्यू डेल ऑक्टाहेड्रल से कम होगा। दो कंडीशन पढ़ने हैं। अब देखिए ये कंडीशन कब होगा और ये कंडीशन कब होगा। हम बात कर रहे हैं ऑक्टाहेड्रल की, तो ऑक्टाहेड्रल में जो हमारी स्प्लिटिंग होगी वो होगी Eg और T2G के फॉर्म में। ये Eg हो गया, ये T2G हो गया। इनके बीच का जो एनर्जी का डिफरेंस है Eg और T2G के, इसी को हम बोलते हैं डेल ऑक्टाहेड्रल। कंडीशन दिया है कि हमारी जो पेयरिंग एनर्जी है वो डेल ऑक्टाहेड्रल से ज़्यादा है। ज़्यादा है का मतलब क्या कि इनके बीच की जो गैप है कम है और हम इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं कर सकते, मतलब पेयर करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, मीन्स पेयरिंग एनर्जी ऑक्टाहेड्रल से ज़्यादा है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे नो पेयरिंग टेक प्लेस। ओके, ये सिचुएशन कब बनेगा? ओके, तो आइए देखते हैं ये सिचुएशन कब बनेगा आपका। तो देखिए अगर हमारा वीक फील्ड लिगेंड होगा, वीक फील्ड लिगेंड होगा तो ये सिचुएशन बनेगा और हम पेयरिंग नहीं कराएंगे। ऐसा क्यों? तो देखिए ये हमारा मेटल, ये हमारा लिगेंड, हमने जो लिगेंड लिया ये है वीक फील्ड लिगेंड। लिगेंड का काम क्या होता है? सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराना। अब चूंकि वीक फील्ड लिगेंड है, इलेक्ट्रॉन देगा, लेकिन इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी जो होगी वो कम होगी। कम का मतलब स्लो होगी, ठीक। तो यहाँ पर होता क्या था, जैसा कि मैंने अभी बताया था CFT में आपको स्टार्टिंग में, कि इसके पास जो होंगे लोब होंगे और जो इलेक्ट्रॉन इस लोब में इसके D के इलेक्ट्रॉन होंगे, और जब ये इलेक्ट्रॉन अपना इसको देगा तो होगा क्या? रिपल्सन होगा, यहाँ पर रिपल्सन होगा। अब चूंकि वीक फील्ड लिगेंड है तो स्लो देगा तो रिपल्सन कम होगा, और रिपल्सन कम होगा अगर, तो ये जो स्प्लिटिंग है, ये स्प्लिटिंग जो है वो घट जाएगी, ठीक। तो ये स्प्लिटिंग घट गई। ओके, तो जब वीक फील्ड लिगेंड आएंगे तो ये स्प्लिटिंग घट जाएगी और मतलब इनके बीच की एनर्जी का डिफरेंस जो होगा कम हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन फिर हमारा क्या होगा? पेयर नहीं होगा, आसानी से यहाँ तक पहुँच जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि जो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं ना, वो पेयरिंग नहीं कराते। अब देखिए कंडीशन 2 में, ये हमारा Eg, ये हमारा T2G, ये हो गया हमारा इनके बीच का डिफरेंस डेल ऑक्टाहेड्रल। अब यहां पर जो होगा पेयरिंग टेक प्लेस। अब देखिए ये कंडीशन कब बनेगा?
कि हमारी पेयरिंग एनर्जी जो होगी वो डेल ऑक्टाहेड्रल से कम होगी। कंडीशन कब बनेगा? जब हमारा होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे तो स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी, तो ये कंडीशन बनेगा। कैसे बनेगा? तो देखिए, ये हमारा मेटल, ये हमारा लिगेंड, लिगेंड हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अब लिगेंड का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। चूंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो डोनेटिंग एबिलिटी जो होगी उसकी हाई होगी, ज़्यादा होगी। मीन्स इलेक्ट्रॉन ये फास्ट डोनेट करेगा। फास्ट डोनेट करेगा तो जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था आपको, इसके पास डी ऑर्बिटल होंगे जिसमें कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे और लिगेंड का इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल करेगा। चूँकि फास्ट डोनेट करेगा तो रिपल्सन आपका बढ़ जाएगा, और रिपल्सन बढ़ जाएगा तो यहाँ पर स्प्लिटिंग आपका बढ़ जाएगा, और यहाँ पर स्प्लिटिंग बढ़ जाएगा तो T2G और EG के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। मीन्स इनके बीच की एनर्जी का डिफरेंस जो होगा ज़्यादा हो जाएगा और पेयरिंग एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन आएंगे इन जनरल वो फिर पेयर होने लगेंगे, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी। ओके, इसीलिए हम कहते हैं कि जब हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आता है तो रिपल्सन बढ़ जाता है, जिससे स्प्लिटिंग बढ़ जाती है, और स्प्लिटिंग बढ़ जाती है तो फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुँचने में उसको दिक्कत आने लगती है। वो उतना एनर्जी नहीं होता उसके पास कि यहाँ से यहाँ तक आसानी से पहुँच जाए, इसीलिए वो पेयर होने लगता है। ठीक, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इसीलिए पेयरिंग कराते हैं, क्योंकि इनके बीच की गैप बढ़ा देते हैं। राइट, आइए एक क्वेश्चन करते हैं। राइट डाउन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D5 एंड D6 इफ P greater than del octahedral and P less than del octahedral where P is equal to pairing energy। ओके, अब इसका सॉल्यूशन देखो आप। देखिए, हमारा दिया है D में 5 इलेक्ट्रॉन है, D में 6 इलेक्ट्रॉन है। ओके, अब P ग्रेटर देन ऑक्टाहेड्रल फर्स्ट कंडीशन, सेकेंड P लेस देन ऑक्टाहेड्रल। ओके, करना क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। अब देखिए, जब भी ऑक्टाहेड्रल की बात होगी तो याद रखना, ऑक्टाहेड्रल की जब बात करेंगे स्प्लिटिंग T2G एंड EG के फॉर्म में होगा। इसकी एनर्जी कम, इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे कम एनर्जी वाले में, फिर इलेक्ट्रॉन भरते हैं हम ज़्यादा एनर्जी वाले में। तो पहले आएगा कौन? T2G, फिर इसके बाद EG। तो यहाँ पर T2G EG, सेम ऑक्टाहेड्रल का केस है तो T2G EG बना ले, T2G EG, T2G EG बना लिया। अब देखिए, कह रहा कि P जो है आपका पेयरिंग एनर्जी ऑक्टाहेड्रल से ज़्यादा है, मतलब क्या होगी? गैप कम होगी, और गैप अगर कम होगी तो इलेक्ट्रॉन पेयर जल्दी नहीं होंगे, तो 5 इलेक्ट्रॉन फिल करना है। तो कह सकते हैं ये जो हमारा कंडीशन है, ये EG है और ये T2G है, और ये हमारा है P ग्रेटर देन ऑक्टाहेड्रल। तो सही है, गैप कम है, इलेक्ट्रॉन 5 भरना है, तो 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर T2G में कितने इलेक्ट्रॉन? 3, और EG में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। राइट, ऐसे ही अगला देखो, इसका पेयरिंग एनर्जी जो है आपका दिया हुआ है ऑक्टाहेड्रल से कम है, तो हमको क्लियर कट पता चल गया कि ये जो स्प्लिटिंग है ना, यहाँ पर इनकी बीच की एनर्जी ज़्यादा है। ओके, ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन भरना है 5, तो यहाँ पर
इलेक्ट्रॉन जो है 1 2 3 4 5 यहाँ तक इलेक्ट्रॉन जो है पहुंचने के लिए एनर्जी चाहिए। ओके, तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन पहुंचने के लिए ज़्यादा चाहिए क्योंकि गैप बढ़ गया है अब, तो इलेक्ट्रॉन जो है पेयर हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पर इस कंडीशन में T2G में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5 और EG में इलेक्ट्रॉन कितना 0, राइट। ऐसे ही D में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर देख लो आप कंडीशन है पेयरिंग एनर्जी जो है आपकी डेल ऑक्टाइडल से ज़्यादा है, 6 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, तो 1 2 3 4 5 और एक 6, तो यहाँ पर जो है T2G में आ जाएगा आपका 4 इलेक्ट्रॉन और EG में आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही D6 के लिए सेकेंड कंडीशन पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू डेल ऑक्टाइडल से कम है, अगर इलेक्ट्रॉन भरना है 6 तो 1 2 3 4 5 और बचा हुआ इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए क्योंकि गैप ज़्यादा है। अब बताइए T2G है ये आपका, T2G है ये आपका EG है, T2G में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 4 6 तो 6, EG में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 0 तो 0, राइट। ये आपका आंसर होगा। क्लियर है।